हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत दिनों से साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई वीडियो नहीं आ रही है, तो इसलिए सॉरी। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो रेगुलर और टाइम पे आए, तो होप मैं इसमें कामयाब भी हूँ। मैं कुछ दिनों पहले अपने एक दोस्त से बात कर रहा था और हम दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। और थोड़ी देर में उसने मुझसे पूछा, कृष्णा क्या तू जानता है कि नासा ने मार्स पर अपना एक रोवर भेजा है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मैंने न्यूज़ देखी है। तो उसने मुझसे पूछा कि भाई एक बात बता कि ये नासा अपने ज़्यादातर मिशन मार्स पर ही क्यों करती है। अब ये बात जो उसने मुझसे पूछी, इसका आंसर है तो बहुत आसान, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि यार अधिकतर स्पेस मिशंस मार्स पर ही क्यों होते हैं। मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर परमानेंट वीडियो ही बना दूं, सबको इसका असली रीज़न पता चल जाएगा। और दोस्तों हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो, लेकिन यकीन मानिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको अपने ही सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना यार। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कृष्णा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो में। Can I be your superhero? Superhero. तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट हैं। जी 8 ही हैं। वो प्लूटो एक डॉर्फ प्लैनेट है, मतलब कि वो सन को ऑर्बिट तो करता है, लेकिन जो प्लैनेट्स आइडेंटिफाई करने की कैटेगरीज होती हैं उनको पूरा नहीं करता। मतलब कुछ को करता है, कुछ को नहीं करता। इसलिए साइंटिस्ट ने उसे प्लैनेट ना मान के एक डॉर्फ प्लैनेट माना है। और एक बात और कि स्पेस में किए जाने वाले जितने मिशन होते हैं ये बहुत ही महंगे मिशन होते हैं। एक एक मिशन पे करोड़ों अरबों रुपए लगाया जाता है। तो जो स्पेस मिशंस करती है नासा, इसरो और अदर स्पेस एजेंसीज, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी मिशन को लॉन्च करते हैं, जैसे कि लाइफ को ढूंढना। तो ये कारण है कि स्पेस मिशंस सिर्फ चुनिंदा प्लैनेट्स पर ही किए जाते हैं। अब किसी प्लैनेट पे करके उसकी गोलाई तो मापनी नहीं है। आखिर करोड़ों अरबों रुपए का सवाल है। तो इसलिए स्पेस मिशंस स्पेसिफिक पर्पस को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। मरकरी, ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का पहला और सूरज के सबसे करीब का प्लैनेट है। सूरज के पास है तो ऑब्वियसली इसका सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो इस पर लाइफ होने के तो कोई चांसेस है नहीं, यानी कि स्पेस मिशन करने का प्राइमरी रीज़न है नहीं। इसका कारण यही है कि इसमें अधिकतर मिशन किए नहीं जाते हैं। और मरकरी एक टाइडली लॉक्ड प्लैनेट है। अब कुछ लोगों को ये साइंटिफिक टर्म समझ नहीं आई होगी, तो मैं उन्हें बता दूं, इस प्लैनेट की एक तरफ हमेशा सूरज की तरफ रहती है तो दूसरी साइड हमेशा सूरज के अपोजिट साइड। जैसे कि हमारा मून की भी फ्रंट साइड हमेशा हमारे सामने रहती है, जबकि बैक साइड हमेशा अर्थ की अपोजिट साइड रहती है। ये कारण है कि मरकरी पे ज़्यादा मिशंस नहीं किए जाते हैं। अगला प्लैनेट है हमारा वीनस। वीनस सन से दूसरा प्लैनेट है और इसको अर्थ की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसका साइज़ लगभग अर्थ के बराबर है। और साइंटिस्ट मानते हैं कि इसमें भी पहले कभी ज़रूर लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। और वीनस का सरफेस टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। इवन वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। अब आप सोचेंगे कि यार ये सूरज से दूसरे नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे मरकरी है, तो मरकरी का सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं समझाता हूँ क्यों। दोस्तों मरकरी जो प्लैनेट है इसके पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका मतलब है कि मरकरी के पास सन से जो भी रेज़ और अल्ट्रावायलेट रेज़ आती हैं वो सीधे मरकरी के सरफेस से टकराती हैं और वापस चली जाती हैं। लेकिन वीनस के साथ ऐसा नहीं है। वीनस के पास अपना 95% कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर है, जो सूरज से आने वाली हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करता स्पेस में, बल्कि उसे एब्जॉर्ब करके अपने ही प्लैनेट पे रख लेता है। इसको एक सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ कि आप अभी देखते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है कार्बन एमिशन के चलते। तो इसका कारण यही है कि कार्बन की एक क्षमता होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करके रख लेता है। यही कारण है कि हमारे अर्थ पे भी
कार्बन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो गर्मी भी अब बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। सेम वैसी ही सिचुएशन वीनस के साथ भी है। वीनस सन से आने वाली रेज प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में घुसते ही कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर होने के चलते उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और यही कारण है कि वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। और दोस्तों, शुरुआत के जो दोनों प्लैनेट हैं इन पे मिशंस कम किए जाते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि सूरज की तरफ किए जाने वाले स्पेस मिशन थोड़े मुश्किल होते हैं एज़ कम्पेयर टू मार्स, जुपिटर और सैटर्न। तो ये कारण था कि वीनस पे मिशंस नहीं किए जाते। अब दोस्तों, अगला प्लैनेट है हमारा जो कि सूरज से तीसरे नंबर पे है, वो है अर्थ। अब अर्थ पे तो हम रह ही रहे हैं, तो इधर लाइफ तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे मिशंस नहीं करते। तो हम अगले प्लैनेट की तरफ चलते हैं जो कि है मार्स। दोस्तों, मार्स पे मिशंस करने का एक सिंपल रीज़न ये है क्योंकि वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि पास्ट में कभी ना कभी मार्स पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। और पास्ट में किए गए कुछ मिशन जैसे कि स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी, और अभी हाल फिलहाल में ही किया गया परसीवरेंस रोवर, ये सारे मिशंस ये संकेत करते हैं कि पास्ट में कभी ना कभी मार्स पर भी लाइफ एग्जिस्ट किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर करती होगी। और एक दूसरा रीज़न ये भी है कि मार्स हमारे सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में आता है। अब ये टर्म भी लोगों को समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको बता दूं। हैबिटेबल जोन का मतलब ये होता है कि सोलर सिस्टम का ऐसा पार्ट जहां पर जो ग्रह होगा वो उसमें वाटर ना तो पूरी तरह भाप बन के हवा में उड़ जाएगा और ना ही वो बर्फ़ बन के जम जाएगा। एक ऐसा जोन जहाँ पर पानी अपने लिक्विड फॉर्म में रह सकता है उसे हैबिटेबल जोन कहते हैं, और इसी को गोल्डीलॉक जोन भी कहा जाता है। और साइंटिस्ट मानते हैं कि गोल्डीलॉक जोन में होने के बावजूद मार्स पर बने डेल्टाओं से पता चलता है कि मार्स पर पहले कभी पानी हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पर सारा पानी गायब हो चुका है, वहाँ है नहीं। तो साइंटिस्टों को ऐसा लगता है कि ज़रूर वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा मिशंस मार्स पर ही किए जाते हैं, चाहे वो फ्लाई बाय हो, रोवर हो या फिर ऑर्बिटर मिशंस। अब दोस्तों, जो अगला प्लैनेट है वो है जुपिटर। दोस्तों, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, और 2019 तक सबसे ज़्यादा मून्स होने का रिकॉर्ड जुपिटर के पास ही था। जुपिटर के पास कुल 69 मून्स थे जो कि अभी तक हमने खोजे थे। थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बाद 2019 में ये रिकॉर्ड जुपिटर से हटकर अब सैटर्न के पास है, क्योंकि सैटर्न के पास अभी तक सबसे ज़्यादा 82 डिस्कवर्ड मून है। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला डिस्कवर्ड, मतलब कि और कितने मून हैं वहाँ पर वो अभी पता नहीं चला है, लेकिन जितने अभी हम जानते हैं वो 82 है। जुपिटर एक गैसियस प्लैनेट है, मतलब कि यहाँ पर कोई ठोस सरफेस है ही नहीं जहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते हो, और आप खड़े नहीं हो सकते तो यहाँ पर लाइफ एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर मिशंस नहीं किए जाते हैं। अब दोस्तों, अगला जो प्लैनेट आता है उसका नाम है सैटर्न। दोस्तों, सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा मून होने का रिकॉर्ड भी सैटर्न के पास ही है। और सैटर्न भी जुपिटर की तरह एक गैसियस प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, लेकिन सैटर्न की खास बात है उसका चांद टाइटन। जब नासा के कैसिनी-हुइगन्स मिशन सैटर्न पर किया गया तब ये पता लगा कि सैटर्न का जो चांद है टाइटन, उस पर एक घना एटमॉस्फेयर है, और ये संकेत देता है कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। और साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि टाइटन के सरफेस पर मीथेन की नदियाँ बहती होंगी, और हो सकता है कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कभी करती हो। और अब इस पे क्यों नहीं मिशन भेजे जाते, तो इसका कारण है दोस्तों टाइम। दोस्तों, अर्थ से मार्स पर किसी भी मिशन को करने में लगभग 7 से 8 महीनों का टाइम लगता है, क्योंकि वो इतनी दूरी पर है कि वहाँ तक मिशन जाते जाते 7-8 महीने गुजर जाते हैं। और वहीं अगर मैं सैटर्न की बात करूं तो यहाँ से वहाँ मिशन भेजने में कम से कम 7 से 8 सालों का समय लगेगा। तो ये कारण है कि सैटर्न पर मिशन नहीं किए जाते बिकॉज ऑफ टाइम, और नासा अभी भी कुछ मिशंस के जरिए टाइटन पर नज़र रख रही है। अब अगला जो प्लैनेट आता है वो है यूरेनस। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का सेकेंड लास्ट प्लैनेट है, और साइज़ में हमारे सोलर सिस्टम में तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। और यूरेनस पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ है, जैसा कि मैंने कहा था गोल्डीलॉक जोन में
कि जो प्लैनेट सन के सबसे ज़्यादा करीब होगा, किसी स्टार के जितना ज़्यादा करीब होगा, तो उसका सारा पानी इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा दूर होगा वहाँ पानी बर्फ़ ही बन जाएगा। तो यूरेनस उसी का एक एग्ज़ाम्पल है, जिसमें वहाँ पे जितना भी पानी या फिर जो भी लिक्विड केमिकल्स थे वो फ्रीज़ हो गए हैं, और इतने ठंड के चलते वहाँ वैज्ञानिकों को ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। और यूरेनस का ऐसा कोई मून भी नहीं है जिस पे लाइफ की एग्जिस्टेंस हो। तो ये कारण है कि यूरेनस पर भी मिशंस नहीं किए जाते हैं। हालांकि कुछ फ्लाई बाय मिशन जैसे वॉयेजर 2 यूरेनस पे एक फ्लाई बाय मिशन के तौर पर किए गए हैं, और उनसे मिले डेटा को देख कर के वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती होगी। तो यही कारण है कि यूरेनस पर ज़्यादातर मिशंस नहीं किए जाते हैं। अब अगला जो प्लैनेट आता है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट है, वो है नेपच्यून। नेपच्यून को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, और ये भी एक आइसी प्लैनेट है, मतलब कि यहाँ पर पूरी सरफेस बर्फ़ से बनी है। तो सेम यूरेनस की तरह भी साइंटिस्टों को ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। तो ये कारण है कि इन प्लैनेट्स पे क्यों नहीं मिशंस किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये वो प्लैनेट्स थे और इनकी क्या कमियां थी कि नासा और अदर स्पेस एजेंसी इन पे ज़्यादा मिशन नहीं करती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जल्दी आए। और अगली वीडियो हो सकता है कि परसीवरेंस रोवर के ऊपर आए। सो स्टे ट्यून्ड। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Hush.